Hello, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to cover the theories of management. This is the part 3 of the lecture और इसमें हम लोग cover करेंगे bureaucratic management. Now, bureaucratic management. Who has given this bureaucratic management concept? That was being provided by Max Weber. ठीक है, Max Weber वो कौन थे? He was a German sociologist. वो इंट्रोड्यूस किए थे ये वाला कॉन्सेप्ट को. वो क्या बिलीव करते थे? दैट द ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी मैनेज्ड बेस्ड ऑन द रूल्स, हायरार्की एंड द रैशनैलिटी इंस्टेड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स या फिर ट्रेडिशंस. अब पर्सनल रिलेशनशिप और ट्रेडिशंस का बात कहाँ होता था? दैट वॉज बीइंग स्टडीड अंडर द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर को हमने कवर कर लिया है. आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ दैट. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दैट. आई बटन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे. सो उस लेक्चर में ये डिस्कस हुआ था कि पर्सनल रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, वहाँ के एम्प्लॉयज़ लोगों के साथ ऑब्ज़र्व करना एक्सपेरिमेंट को, अगर एम्प्लॉयज़ लोग काम कर रहे हैं ग्रुप में वो चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, ये सब ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी में हम लोग स्टडी किए थे. बट ये जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है ये बिलीव करता है कि मैनेजमेंट इज बेस्ड अपॉन द रूल्स, द हायरार्की एंड द रैशनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये पूरा रूल्स बेस्ड सिस्टम है. आगे पढ़ते हैं. फीचर देखिए इसका क्या क्या है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का. फर्स्ट फीचर है डिविजन ऑफ वर्क. अब देखिए, वर्क शुड बी डिवाइडेड इन स्मॉलर टास्क, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाना चाहिए. एंड जो भी एम्प्लॉयज़ लोग स्पेशलाइज है वो पर्टिकुलर टास्क को करने में, उनको वही टास्क दिया जाएगा. इसके वजह से क्या होगा? दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर शुड बी डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन in the tasks which is being provided to the employees. Second is hierarchy of authority. So एक management में there is top management, there is middle level of management and there is lower level of management. So क्या है, जो भी top level है उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा बॉटम लेवल से, और देयर विल बी स्टैब्लिशमेंट ऑफ हायरार्की, मतलब एक दूसरे को फॉलो करना टॉप टू बॉटम, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होगा. सुपीरियर्स कंट्रोल दी सबॉर्डिनेट बट अथॉरिटी इज बीइंग वेल डिफाइंड. मतलब कि अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ को, अगर कोई भी सबॉर्डिनेट को काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है तो उसके साथ ही साथ अथॉरिटी भी दिया जाएगा, दैट यू आर हैविंग द पावर टू परफॉर्म दैट वर्क और मेक द एम्प्लॉयज़ टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो अथॉरिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी is being provided for doing that work. थर्ड इज़ द फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन. सो ये वाला मैनेजमेंट बेस्ड ही है रूल्स, नॉर्म्स, डिसीजंस. जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो एक रूल्स के हिसाब से होगा. दिस इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन दी ऑर्गेनाइजेशन और फेवरेटिज्म रिमूव हो जाएगा. मतलब कि बायसनेस नहीं होगा, किसी भी काम को परफॉर्म करेगा अगर कोई भी एम्प्लॉय, अगर वहाँ फेवरेटिज्म आ जाता है, अगर ए और बी का स्किल सेट सेम है, एक्सपीरियंस भी लगभग सेम है, बट अगर कोई भी एम्प्लॉय फेवरेट ऑफ द एम्प्लॉयर, तब क्या होगा? फेवरेटिज्म वाला सीन वहाँ आ जाता है, तो प्रायोरिटी ज़्यादा ए एम्प्लॉय को मिलेगा ना कि बी एम्प्लॉय को. सो अगर रूल्स हिसाब से चलेंगे, डिसीजंस रूल्स हिसाब से बनेगा, सो उस टाइम पे क्या होगा? ये फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट ही रिमूव हो जाएगा. देयर विल बी नो बायस्डनेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन. Next is impersonality. Decisions are made objectively, not based upon the personal feelings of the employers. या फिर employees इस चीज़ के लिए कोई भी जगह नहीं है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में. ये प्रमोट करेगा फेयरनेस, इक्वालिटी, इक्विटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन मेरिट. सो एम्प्लॉयज जो भी हायर किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो सोलली अपना स्किल सेट पर, वो क्वालिफिकेशन क्या अक्वायर कर रहा है, एक्सपीरियंस लेवल उनका कितना है, इनके ये सब मेरिट, ये सब के बेसिस पे एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू बी हायर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रिवेंट करेगा नेपोटिज्म एंड एनी सॉर्ट ऑफ फेवरेटिज्म. करियर ओरिएंटेशन. एम्प्लॉयज़ सी देयर वर्क एज अ करियर विथ अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो इन दी ऑर्गेनाइजेशन. अब सब एम्प्लॉयज़ को पता है दैट देयर इज़ नो फेवरेटिज्म. अगर हम किसी का भी
एम्प्लॉयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी का भी फेवर में नहीं करेगा काम. They are only going to look at the experience level or the work or the skill which the employees of the organization are having. So employees लोगों को भी ये motivation रहेगा that if they are performing well in the organization, if they are good in their skills, if their technical expertise is good enough for doing the tasks, they are going to be promoted in the organization. So career development इसमें होगा. This encourages loyalty, commitment towards the organization, and this is going to be beneficial for the organization in the longer period of time. अब advantages of bureaucratic management देखते हैं. First of all, that there should be clear authority and responsibility. यहाँ superior subordinate का बहुत अच्छा coordination होता है. Superior is having direct control over the subordinates, right? Authority, responsibility is being well defined. Chain of command बहुत अच्छे तरीक़ा से बना रहता है. सो इसके वजह से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा. अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है, एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, सो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा. एम्प्लॉयज़ लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा दैट व्हाट टास्क आई हैव टू परफॉर्म, whom I have to report, किसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है. सो ऑल दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड. दिस एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन. सो वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, और जो भी एम्प्लॉयज़ जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट है, जिस चीज़ में भी स्पेशलाइजेशन है, उनको वही काम दिया जाएगा. इसके वजह से स्पीड इम्प्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा, और टास्क जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन ऑपरेशंस. रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर वेल फिक्स्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्या रूल्स, क्या किस एम्प्लॉयज़ को किसको रिपोर्ट कर रहा है, सब चीज़ फिक्स होता है. वर्क्स हैपन इन अ वेरी सिस्टमैटिक, इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, and this reduces any sort of uncertainty and waste of time, labor, cost of material. ये सब चीज़ reduce automatically हो जाता है. Equal treatment of all the employees of the organization. Decisions are made only on rules and there is no personal biasness. इसके वजह से this ensures fairness and reduces favoritism. Next is the limitations. अब हम लोग देखते हैं limitations क्या क्या है इस टाइप का मैनेजमेंट में. सो इट इज़ टू रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, मीनिंग कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप पूरा फिक्स्ड है. डिसीजन मेकिंग एक सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स के हिसाब से होता है. सो ये स्ट्रिक्ट रूल्स क्या करता है, ये हार्ड कर देता है टू अडेप्ट टू द चेंजेस. अगर कोई भी इनोवेटिव चीज़ कोई भी एम्प्लॉयज़ ला रहा है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. So this reduces freedom in decision making power. Excessive rules may cause red tapeism. Following too many steps, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर छोटा से छोटा भी टास्क हमें करवाना होता है तो इतना सारा लंबा प्रोसेस होता है उस चीज़ का. अगर कोई भी पेपर में साइन कराना तो इतना सारा डेस्क के थ्रू वो जाएगा कि टाइम बहुत पास हो जाता है. So excessive rules may cause red tapeism and delay in the performance of the working of the organization where this bureaucratic management is being followed. Next is it discourages creativity and innovation. So employees just follow rules instead of thinking of the new ideas. वही repetitive work, repetitive task होगा. There will be no innovative in the task which is being performed in the organization. So एक पीरियड तक ही सक्सेस अचीव हो पाएगा. उसके बियॉन्ड अगर जाना है सो देयर हैज़ टू बी क्रिएटिव थिंकिंग, बिकॉज ये मार्केट डायनेमिक सॉर्ट ऑफ नेचर का होता है. अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चेंज होंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, सो यू वोंट बी एबल टू बी established or you won't be able to successfully succeed in the organizational era. So this is very much important and this is a demerit of this bureaucratic management. Next is that it focuses more on rules than the human feelings. अब human feelings को पूरी तरीक़ा से इग्नोर कर दिया जाता है in bureaucratic management. There the personal needs, motivation and emotions of the employees are being overlooked. Emotional needs, the satisfaction of the employees are being satisfied while performing the work in the organization, ये ध्यान में नहीं दिया जाता है. सो इसके वजह से क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज़ लोग सेटिस्फाइड नहीं है, इफ़ दे आर नॉट हैप्पी
in the task which they are performing. अगर उसको appreciation, motivation employment जहाँ वो काम करे वहाँ नहीं मिल रहा है in that working condition, that is going to reduce the morale of the workers of the employees and job satisfaction level काफ़ी reduce हो जाएगा. ये अगर फ्यूचर में देखेंगे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव टू बी वैल्यूड एज दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो लोग ही सेटिस्फाइड नहीं हैं काम करने के दौरान, इफ़ दे आर नॉट फुलफिल्ड विद द टास्क दे आर परफॉर्मिंग, सो इट विल ऑल गो इन वेन. फुलफिलमेंट लॉन्ग टर्म्स के लिए नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का. सो ये डीमेरिट है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में. I hope all this is clear. Now let's look at the interesting part of the lecture, that is the previous year questions, or we can say the MCQs. And I have even added certain practice questions for you all. So try solving it out and then I am going to reveal the answers. Who is regarded as the father of bureaucratic management? So try solving it out. So the right answer over here is अभी just हमने पढ़ा था Max Weber is regarded as the father of bureaucratic management. The next question is the main features of Weber's bureaucracy are. ये दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में. So the right answer of this is all of the above. Specialization होना चाहिए, division of task and labor in the organization, then hierarchy of authority होना चाहिए, system of rules and regulations that have to be followed in the organization. So all of the above will be the right answer. Which one of the following is not involved in Weber's ideal type of bureaucracy? So the right answer over here is political decisions. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. मैक्स वेबर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या क्या इंक्लूड करते थे? रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, द स्किल्स, the experience which the employees are having in the organization or if they acquire, then impersonality of offices, work is done without any sort of personal bias या फिर emotions. So ये सब included होता है bureaucracy management में. क्या include नहीं है? Political decisions are not a part of Weber's bureaucracy. क्यों? Weber bureaucratic management में क्या था? देयर शुड बी रैशनल, न्यूट्रल और रूल बेस्ड होना चाहिए. पॉलिटिकल डिसीजंस में क्या होता है? फेवरेटिज्म का बात हो जाता है. इफ अ पर्सन इफ अ पर्सन इज इन द पॉलिटिकल फील्ड, सो उसका क्या फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सबको ही आने लगते हैं पॉलिटिकल फील्ड में. सो वहाँ क्या है? फेवरेटिज्म, बायसनेस, सब्जेक्टिविटी सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस आ जाता है. सो वेबर क्या है? इसका पूरा अपोजिट है. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑफिसर्स आर बीइंग सेलेक्टेड बेस्ड अपॉन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जैसे कि यूपीएससी क्यों हेल्ड किया जाता है? ताकि सिविल सर्वेंट्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि सेलेक्शन हो सके यूपीएससी का रैंकिंग लिस्ट के हिसाब से. सो देयर इज नॉट no sort of political influence which is being involved over here. So यहाँ क्या शो किया जा रहा है कि recruitment is based totally upon the qualification which the candidate is upholding and not upon the political decisions. I hope this is clear. The next question is, which of the following is not a feature, not a characteristic of Weber's bureaucracy? So the right answer over here is informal communication. Informal communication sort of thing Weber's bureaucracy में नहीं था. यहाँ impersonality, division of labor होगा, formal rules and regulations होगा. The next question is based upon the assertion and reason. Assertion क्या कहता है? Bureaucracy emphasizes upon the rules and hierarchy in the organization, and the reason is it focuses more on human relations and emotions of the employees. Try solve. So the right answer over here is option number C. Bureaucracy emphasizes upon the rules and hierarchy in the organization. Yes, it is right. फिर next question, रीज़न क्या है? इट फोकसेस मोर ऑन ह्यूमन रिलेशंस. नहीं, ये वाला गलत है. ये ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में हुआ था. सो रीज़न इज़ फॉल्स बट असर्शन इज़ ट्रू. सो
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फीचर्स विद द थ्योरिस्ट. इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, सो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. सो डिविजन ऑफ लेबर हमारा हेनरी फ्योल वॉज अ प्रोपाउंडर ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना. नेक्स्ट इज द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अभी हमने स्टडी किया, दैट विल फॉल अंडर मैक्स वेबर. Then scientific management is being provided by Frederick Winslow Taylor, and human relations theory was being developed by Elton Mayo. So the right option is option number A. I hope this is clear. If you are having any sort of queries or questions, you are free to ask that out. I would love to provide a solution for that. And once again, take care, bye bye, and keep studying.